और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और अहम खबर की। गुजरात दंगा, द अनटोल्ड स्टोरी, जो सच 18 साल तक पर्दे के पीछे था। मोदी को बदनाम करने वाली तिकड़ी में कौन कौन? गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। किसकी एनजीओ ने पीड़ितों को मोहरा बनाया? एक छोटी टोली है, इनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये भाई हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं। गुजरात दंगों पर किसने झूठे सबूत गढ़े? कि सनसनी खड़ी करने के लिए झूठ बातों को फैलाया गया, झूठे सबूत गढ़े गए। खुराफाती एनजीओ को कौन दे रहा था समर्थन? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम कर। मोदी को बदनाम करने की साजिश। साजिश होती रही, नरेंद्र मोदी सहते रहे। सारी वेदनाओं को, वो विष को हजम करते हुए लड़े और आज चमकते सूर्य की तरह सत्य बाहर आया है। गुजरात दंगों का अनसुना सच। 60 लोगों को, 16 दिन की बच्ची को मां की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में। ये कहते हैं कि अगर सत्य अगर प्रबल है तो आखिर में इंसाफ मिलता जरूर है। गुजरात दंगों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कईयों के लिए किसी सबक से कम नहीं। इस फैसले में जहां प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दी गई, तो वहीं कोर्ट ने इस मामले में फरेब करने वालों पर सख्त टिप्पणी की। इसी टिप्पणी के बाद गुजरात एटीएस एक्टिव हुई और गाज तीस्ता से तलवाड़ पर गिरी। कल मुंबई से गुजरात एटीएस की कस्टडी में आए तीस्ता से तलवाड़ को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत में जोरदार बहस के बाद उन्हें 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में कि पूरा मामला क्या है। I am not a criminal. कोर्ट में 20 साल तक गुजरात दंगों में दूसरों को कोर्ट तक खींच लाने वाली तीस्ता सी तलवाड़ आज खुद इंसाफ के मंदिर में आरोपित की तरह पेश की गई। I am not a criminal. कोर्ट में गुजरात एटीएस ने तीस्ता को अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो बुरी तरह से बौखलाई हुई थी। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट के अंदर तीस्ता अपनी बेगुनाही की दलीलें देती दिखी। वो जोर देकर कह रही थी, मैं अपराधी नहीं हूँ। I am not a criminal. This one is माइक पकड़। कहाँ जा रही है? चिराग भाई आ रही हूँ नीचे चलिए मैम। कृष्णा जी कुछ कहना चाहोगे? कोर्ट में स्टेटमेंट दूंगी। तीस्ता की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश में बीत गया, लेकिन अब समय का चक्र देखिए, तीस्ता खुद उसी चक्रव्यूह में फंस गई हैं। तीस्ता पर गुजरात दंगे मामले में झूठी जानकारी देने, गवाहों और पीड़ितों को बरगलाने समेत आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़ी जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी, कुछ लोग कड़ाही को लगातार खौलाते रहना चाहते थे। इस मुकदमे में मदद करने के बहाने कुछ लोगों ने केस को नियंत्रित किया। निजी हित को साधने की गरज से बदले की भावना रखते हुए इस मुकदमे में न केवल दिलचस्पी ली गई, बल्कि अपने मन मुताबिक चीजों को गढ़ा गया। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को तीस्ता सी तलवाड़ के एनजीओ के संदर्भ में माना जा रहा है। आज क्राइम ब्रांच ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एक्शन लेने की बात कही।
6/2022 के दिन सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने जाकिया जाफरी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अनदर इसमें एक जजमेंट दिया था। उसमें एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया था कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल दोज इन्वॉल्व इन सच एब्यूज ऑफ प्रोसेस नीड टू बी इन डॉक एंड प्रोसीडेड विद इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। उसके हिसाब से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पीआई बारड़ जो है उन्होंने एक गुना दाखिल किया हुआ है। गुजरात दंगों के बाद तीस्ता की भूमिका को लेकर क्राइम ब्रांच जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ के बैंक अकाउंट्स की भी जांच की जाएगी। विदेशी कनेक्शन और फंडिंग की भी जांच होगी। गुजरात दंगों के सभी मामलों में जिन लोगों ने तीस्ता सीतलवाड़ की मदद की वैसे सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और पत्रकारों से भी पूछताछ संभव है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जांच का दायरा कहीं बड़ा है, कई लोग इसके दायरे में आ सकते हैं। में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो एक्यूज है उन्होंने जहां जहां डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए वी आर गेटिंग दोज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अलग अलग जो कमीशंस है, कोर्ट है, वहाँ से विल रिक्वेस्ट देम, SIT है वहाँ से विल गेट द डॉक्यूमेंट्स। सर इसके अलावा और कोई इनके साथ इन्वॉल्वमेंट है, पेपर रेडी करने में कोई मदद की, ऐसा कुछ सामने आया है? और कोई कल ही FIR दाखिल हुई है। इट्स टू अर्ली टू से, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जो 120B लगाया हुआ है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि इनके पीछे भी कोई ना कोई होगा, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तीस्ता के साथ साथ इस मामले में 2 पूर्व IPS RB श्रीकुमार और संजीव भट्ट भी लपेटे में आए हैं। आरोप है कि दोनों IPS ने SIT जांच को बरगलाने की साजिश रची थी, झूठी गवाही दी थी, जिससे तत्कालीन सरकार के दंगे के खिलाफ लिए गए एक्शन पर भ्रम फैला था। अब क्राइम ब्रांच इनकी भूमिका की फिर से जांच कर रही है। देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा है कि दे वांटेड टू कीप द पॉट बॉइलिंग एंड दे हैव टू बी ब्रॉट टू द डॉक। उन्हें भी सामने आना होगा और उन्हें भी इस न्याय चक्र को देखना होगा, उसका सामना करना होगा। अब 20 साल तक दंगों के मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने वाले खुद अपनी भूमिका को लेकर कानून की जद में आ गए हैं। अब जांच इस पर होगी कि दंगों की जांच के नाम पर किसने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा और अपने फायदे के लिए झूठ के बिना पर कानूनी दांव का खेल रचा। अमित राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कहा जाता है कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंत में जीत सत्य की होती है। गुजरात दंगे को 20 साल बीत चुके हैं। अब 20 साल बाद गुजरात दंगों का सच सामने आ चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने माना कि 2002 का गुजरात दंगा सुनियोजित नहीं था। SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और हाई कोर्ट की तरफ से नरेंद्र मोदी को दंगों में क्लीन चिट के फैसले को न सिर्फ बरकरार रखा गया, बल्कि गुजरात दंगों के बहाने नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की बरसों से चली आ रही बड़ी साजिश को बेपर्दा किया, जिसके बाद कई चेहरे बेनकाब हो गए हैं। सोलह दिन की बच्ची को मां की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में। इसके कारण दंगे हुए थे और आगे जो दंगे हुए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। साल 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे, उस वक्त अमित शाह गुजरात में सिर्फ एक विधायक थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री। अमित शाह ने गुजरात दंगों को बेहद करीब से देखा है। उनसे बेहतर भला गुजरात दंगों का सच कौन जान सकता है। 20 साल पहले गुजरात में क्यों और किस तरह से दंगे हुए थे ये दुनिया को पता है, लेकिन उन दंगों के बहाने अगर किसी के दामन पर सबसे ज्यादा कीचड़ उछाला गया तो वो है देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। गुजरात दंगों को लेकर फैलाए गए झूठ की उम्र कुछ लंबी जरूर थी, लेकिन अमर नहीं। 17-18 साल बाद ही सही सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आकर आखिरकार झूठ का दम निकल ही गया। लंबी कानूनी लड़ाई और राजनीतिक साजिशों के बावजूद गुजरात का सच सोने की तरह निखर कर बाहर आया है। 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह
गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा, और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बह रहा है, चमकता हुआ बह रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है। गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये याचिका गुजरात दंगों के दौरान मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की ओर से दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ याचिका को खारिज किया है, बल्कि गुजरात दंगों को लेकर ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसने गुजरात दंगों को लेकर पिछले 20 सालों से की जा रही साजिशों को बेपर्दा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 452 पन्नों में फैसला सुनाया है और साथ ही केस को दोबारा शुरू करने के सभी रास्ते भी बंद कर दिए। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की एक एक लाइन समझाएंगे ताकि आप भी समझ सकें कि बीते 20 सालों में किस तरह से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, हमें ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार के असंतुष्ट अधिकारियों के साथ साथ अन्य लोगों का एक साझा प्रयास खुलासे करके सनसनी पैदा करना था, जबकि उन सभी की जानकारी झूठ पर आधारित थी। जिन अन्य लोगों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है, वो लोग कौन हैं, जो झूठे तथ्यों को सनसनीखेज बनाकर प्रचारित कर रहे थे? गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों को लेकर देश के सामने साजिश वाली तिकड़ी का खुलासा किया है। एक पुलिस अफसर का नाम दिया है, एक एनजीओ का नाम दिया है और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स का नाम दिया है। ये तीनों ने मिलकर जजमेंट के अंदर ये स्पष्ट कर दिया है कि सनसनी खड़ी करने के लिए झूठ बातों को फैलाया गया, झूठ बातों को आगे बढ़ाया गया और झूठे सबूत गढ़े गए। एसआईटी को जो जब जवाब लिखवा रहे थे तब भी उनको मालूम था कि ये झूठा जवाब है। बरसों तक विपक्षी दल खासकर कांग्रेस पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए जाते रहे कि गुजरात दंगा मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश थी, जिसमें तत्कालीन गुजरात सरकार शामिल रही। सुप्रीम कोर्ट ने बरसों से फैलाए जा रहे झूठ की मीनार को भी अपनी टिप्पणियों से ध्वस्त कर दिया। जांच के दौरान जो भी सबूत मिले उनसे मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक हिंसा भड़काने के लिए हाई लेवल पर आपराधिक षड्यंत्र रचने को लेकर कोई शक पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इससे आगे कहा है कि राज्य प्रशासन ने एक वर्ग के कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता या विफलता राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्री प्लान्ड आपराधिक साजिश का अनुमान लगाने या इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ राज्य द्वारा प्रायोजित अपराध के रूप में घोषित करने का आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उन लोगों के मुंह पर किसी करारे तमाचे से कम नहीं है जो वर्षों से ये माहौल बनाने की कोशिश में लगे रहे कि गुजरात में दंगा मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी साजिश थी। आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक प्रयास किए। कोर्ट ने यह तय कर दिया कि मुख्यमंत्री ने बार बार शांति की अपील की थी। जिस एसआईटी की क्लीन चिट को खारिज करने की याचिका कोर्ट में दायर की गई थी, उस एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साल 2008 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही एसआईटी काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच और उसके फैसलों पर न सिर्फ भरोसा दिखाया है, बल्कि उस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, एसआईटी ने बेहतरीन काम किया है। एसआईटी की जांच में कोई दोष नहीं पाया जा सकता और मामले को बंद करने से संबंधित उसकी 8 फरवरी 2012 की रिपोर्ट पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों गढ़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। गृह मंत्री अमित शाह जो दावा कर रहे हैं वो बीजेपी लगातार करती आ रही है। साल 2002 से लगातार विपक्षी दल नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों को लेकर न सिर्फ घेरते रहे हैं, बल्कि देश से लेकर विदेश तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश करते रहे हैं। ये है कि आज
गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। साल 2007 में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर तक कह डाला था, तो 2014 में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली के दौरान यहां तक कह दिया था कि नरेंद्र मोदी जहर की खेती करते हैं। इसी लाइन पर सोनिया गांधी ने भी कहा था कि जहर की खेती करने वालों को सत्ता मत दो। उस वक्त कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी मोदी को लेकर जहर की खेती करने वाला बयान दिया था। हाई कोर्ट से लेकर नानावटी कमीशन तक ने नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में क्लीन चिट दे दी थी। उसके बावजूद कांग्रेस नेता नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों का जिक्र कर हमला करने से नहीं चूकते। एक छोटी टोली है, इनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है। नेताओं के अलावा एनजीओ चलाने वाली जिस सामाजिक कार्यकर्ता पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगा है, उनका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है। दंगा पीड़ितों के बहाने तीस्ता सीतलवाड़ ने बरसों तक कोर्ट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिकाओं को समर्थन किया, लेकिन कोर्ट ने हर बार उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को भी कह दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो बदनाम करने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करके उनके खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई की जानी चाहिए। तीस्ता सीतलवाड़ का नाम बहुत स्पष्ट दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी थी, और मीडिया का दबाव इतना था कि सभी एप्लीकेशनों को सच मानकर ट्रीट किया गया। 20 साल में झूठ को इतनी सुनियोजित तरीके से फैलाया गया कि हर कोई झूठ को ही सच मानने लगा, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस गैंग के लिए बड़ा झटका है जो सालों से गुजरात दंगों को लेकर भ्रमजाल फैलाने में जुटे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि ये मुद्दे को लगातार लोगों के समक्ष रखना एक तरह से लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास जो था वो भी किया गया। हालांकि 20 साल के लंबे अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि गुजरात की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का रिपोर्ट जो है वो सही है। वीडियो जर्नलिस्ट मौजूदान गढ़वी के साथ अमित राजपूत, टाइम्स नाउ नवभारत, अहमदाबाद। तो 2002 दंगों को लेकर के नरेंद्र मोदी बरसों तक विपक्ष के निशाने पर रहे। उनके खिलाफ विपक्षी नेताओं ने तरह तरह के बयानबाजियां की, यहां तक कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश से लेकर विदेशों तक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि कानून सबसे बड़ा है और अदालत की चौखट पर न्याय जरूर मिलता है। गुस्सा, हिंसा, और कभी न भूलने वाला दर्द। छब्बीस फरवरी 2002 सुबह 7:43। अहमदाबाद से करीब 125 किलोमीटर दूर अयोध्या से चलकर अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही गोधरा स्टेशन पर पहुंची तो स्लीपर कोच की S6 बोगी में स्टेशन पर पथराव किया गया और आग लगा दी गई। S6 बोगी को इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी बोगी में ज्यादातर कार सेवक अयोध्या से शिला पूजन करके वापस लौट रहे थे। साबरमती ट्रेन में हुई आगजनी में 59 लोग जिंदा जलकर मर गए। पथराव और आग लगाने वाले एक धर्म विशेष के लोग थे। इस घटना के बाद ही गुजरात में दंगों की आग इस कदर फैली कि आज तक उसकी गंध महकती रहती है। गोधरा की घटना के बाद कई दिनों तक गुजरात के कई जिले सांप्रदायिक हिंसा में जलते रहे। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि सरकार और प्रशासन भी दंगों को रोक पाने में नाकाम हो रहे थे।
देखिए, उस वक्त किसी को सोचने की सुध बुध ही नहीं थी, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि जो 59 लोग मारे गए हैं, इनके परिवार को उनका अंतिम संस्कार भी न करने देना। और कोई प्रोफेशनल इनपुट ऐसा नहीं था कि भाई इतनी बड़ी मात्रा में रिएक्शन आ जाए। 28 फरवरी को ही अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी में दंगाई पहुंचे। इसी सोसाइटी में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी रहते थे। इनकी मौत हो गई थी। गुलबर्गा सोसाइटी में कुल 69 लोग मारे गए थे। आज 20 साल बाद गुलबर्गा सोसाइटी वीरान है। पूर्व सांसद एहसान जाफरी के जिस घर को जलाया गया था वो अब खंडहर में तब्दील हो गया है। इस सोसाइटी में सिवाय सन्नाटे के अब कोई नहीं रहता। तकरीबन 20 साल लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि गुजरात में गोधरा कांड के बाद जो दंगे हुए थे, और विशेष तौर से हम बात करें अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में आई गुलबर्ग सोसाइटी, जहां पे 69 लोगों को मार दिया गया था, उस जगह की हम बात करें तो आज हम यहां मौजूद हैं। यही वो घर है जो पूर्व सांसद एहसान जाफरी का घर है। गुजरात में दंगों को रोकने के लिए सेना बुलानी पड़ी थी। सेना के आने के बाद दंगों पर धीरे धीरे काबू पाया गया। जब तक सेना ने मोर्चा संभाला, गुजरात के दामन पर बड़ा दाग लग चुका था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दंगों में 1200 लोगों की मौतें हुई। ऐसा नहीं है कि गुजरात में 2002 में ही बड़े दंगे हुए थे। 1969 में भी गुजरात में कांग्रेस शासनकाल में बड़े दंगे हुए थे। 69 में जब दंगे हुए थे, मैं तब भी साक्षी हूँ। कांग्रेस का शासन था और चारों तरफ छोटी बड़ी चालियों में जिस प्रकार जलाए गए थे लोग, तो वो सरकार रोक नहीं सकी थी। गुजरात दंगों में किसी एक धर्म की नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान दोनों की जानें गई थी। लेकिन विपक्षी दल अपने वोट बैंक के लिए इसे मुसलमान विरोधी दंगे करार देते हैं। जाकिया जाफरी केस में भी यही हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि जाकिया जाफरी को मोहरा बनाकर उनका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया जाता रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी षड्यंत्र की ओर इशारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी। कई सारे विक्टिम्स का एफिडेविट एनजीओ ने साइन कर दिए। विक्टिम को मालूम ही नहीं है। आपके हिसाब से किसने किया, क्यों किया जाकिया जाफरी के? सब जानते हैं ना कि तीस्ता सेतलवाड जी की एनजीओ ये सब कर रही थी।